ठीक है, 2 इंच आर्च में सेमी सर्कुलर आर्च लेके चल रहा हूँ मैं। इसी के बेस पे हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी निकालेंगे, इसका कैसे फॉर्मूला निकल के आ जाए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का। ठीक है, तो दो ही चीजें यहाँ पे, एक तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना सीख जाओ, दूसरा कुछ स्टैंडर्ड केसेस बता रहा हूँ जिसके बेस पे आपको डायरेक्टली वैल्यूज याद रखनी है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की। ठीक है, तो ये आप कर लो। बाकी इसके अलावा ज्यादा गेटेड में ईएससी में इससे बहुत ज्यादा पूछता नहीं है 2 इंच आर्च में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कैसे निकल के आएगा इसका। ये एक कोई है सेमी सर्कुलर आर्च। ठीक है, सेमी सर्कुलर 2 हिंज आर्च। डिफरेंस आपको पता ही है, समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए डिफरेंस में 2 इंच आर्च 3 इंच आर्च में, कि एक हिंज यहाँ पे कम है। जो आपका टाउन में हिंज था इससे पहले, वो हिंज आपका रिमूव हो गया यहाँ पे। ठीक है, वो है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रिएक्शंस देखोगे तो देखिए ए, दिस वन इज बी, दिस इज काउंट सी। तो पहला, तो दो रिएक्शंस यहाँ पे आएंगे, दैट इज आर ए एंड एच ए। दूसरा यहाँ पे रिएक्शन आएगी आपकी आर बी एंड दिस वन इज एच बी। ठीक है, ये दो रिएक्शंस आएंगी। अगर आप यहाँ पे इसकी इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करें इस आर्च की, 2 हिंज आर्च की, ठीक है, इंडिटर्मिनेसी, तो ये निकल जाएगी आपकी इंडिटर्मिनेसी कैपिटल आर, आर माइनस एस ना, जो भी हम लोग करते हैं इंडिटर्मिनेसी डी एस इक्वल टू निकल जाएगी इस आर्च की आर माइनस एस। तो 4 आपकी रिएक्शंस है यहाँ पे। ठीक है, और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपकी प्रेजेंट रहेंगी, तो इंडिटर्मिनेसी इसकी निकल के आ गई 1। ठीक है, 1 इंडिटर्मिनेसी का मतलब है ये जो 2 हिंज आर्च है आपका, दिस इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और ये 1 यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, दैट इज द रिडंडेंट रिएक्शन। ठीक है, ये 1 यहाँ पे रिडंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, दिस वन इज रिडंडेंट रिएक्शन, रिडंडेंट रिएक्शन। ठीक है, सो 2 हिंज्ड आर्च is statically indeterminate structure, is statically indeterminate structure। ठीक है, वहीं पे आपका 3 हिंज आर्च क्या था, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था। ठीक है ना, तो दिस वन इज 2 हिंज आर्च इज स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब देखिए जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आप यूज करते हो, समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई, ठीक है, और आपका समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, वो इक्वेशंस आपकी सफिशिएंट नहीं होंगी इस आर्च को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, 2 इंच में वो सफिशिएंट थी, कुछ भी निकाल सकते थे आप लोग उससे, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। अब इन 3 इक्वेशंस के बेस पे ही आप ये एच ए आर बी एच बी ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, हो सकता है कोई एक दो रिएक्शंस आपकी कैलकुलेट हो जाए, लेकिन सारी की सारी रिएक्शंस आपकी कैलकुलेट नहीं हो पाएंगी विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कंपैटिबिलिटी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। और वो कंपैटिबिलिटी कंडीशन आपकी आती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरम है जिसका नाम है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, फोर्स मेथड है ये भी एक। ठीक है, वहां से एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन बनती है जिसके बेस पे हम लोग 2 हिंज आर्च को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम आपकी कहती क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम अगर मैं बात करूं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका जो चेंज इन स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, चेंज इन स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी रिडंडेंट रिएक्शन इज इक्वल टू 0 कहता है। ठीक है, ये कहता है कि किसी भी रिडंडेंट रिएक्शन की वजह से जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पे लेट अस कंसीडर, मैं रिडंडेंट रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो
हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वजह से स्ट्रेन एनर्जी इस आर्च में आपकी स्टोर होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। दिस इज द थ्योरम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, ठीक है। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे consider horizontal thrust as a redundant reaction, horizontal thrust as redundant reaction, ठीक है। तो उस केस में ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम आपकी क्या हो जाएगी, del U अपॉन del H इज इक्वल टू 0, और यही कंपैटिबिलिटी कंडीशन आपको लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपको कैलकुलेट करना है, अभी देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। del U अपॉन del H इक्वल टू 0 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो करिए जरा। तो आपका टू हिंज जो आर्चेज होते हैं आपके, वो सारे स्टैटिकली इंडिटरमिनेट आर्चेज हैं, ठीक है। इसमें एक रिडंडेंट रिएक्शंस आपकी होती है, ठीक है। और अगर उस रिडंडेंट रिएक्शन को अगर आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मानो तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग उस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल लास्ट क्लास रहेगी इसकी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा कल आपका। मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है करने के बाद मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी कल आपका ये कंप्लीट कर देंगे। कल जितना भी टाइम लगेगा, 3 घंटे की क्लास होगी या 2 घंटे की क्लास होगी, आज पता चल जाएगा, देख लेंगे कितना कर पाते हैं आज, ठीक है ना। उस हिसाब से कल लास्ट कंप्लीट कर देंगे आपका। हो गया, ठीक है। अब देखिए यही सेमी सर्कुलर आर्च है, मैं इसी के बेस पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। सभी आर्चेस में ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा, जो भी आपकी टू हिंज आर्च रहने वाली है हर आर्च में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, मैं डिराइव इसके बेस पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोई एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डी, ठीक है। लेट अस कंसीडर ये डी आपका पॉइंट ए से एक्स एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस है एक्स और इसका राइज यहाँ पे है वाई, दैट इज द राइज, ओके। राइज वाई है, एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है फ्रॉम दी सपोर्ट ए। मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे सेक्शन एक्स एक्स, ये मैं कट कर रहा हूँ सेक्शन एक्स एक्स, मैंने कट कट कर दिया इस आर्च पर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मोमेंट अबाउट एक्स एक्स निकालो तो आप इजी निकाल लोगे इसका मोमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, ठीक है। मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, जब मोमेंट अबाउट एक्स एक्स आप निकालोगे तो बहुत ही इजी निकल जाएगा ये मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, आर ए इंटू एक्स क्लॉकवाइज, ठीक है। आर ए इंटू एक्स क्लॉकवाइज,
माइनस एच ए इंटू या एच इंटू वाई कर लो आप, ठीक है, एच इंटू वाई कर लो आप, ये मोमेंट निकल गया, ठीक है। अब जो ये पहला वाला मोमेंट है, ये मोमेंट आपका क्या होता है, बीम मोमेंट ना, दिस वन इज द बीम मोमेंट, ये आपका है बीम मोमेंट, और इस बीम मोमेंट को मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ एम, कैपिटल एम में इसको कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है, बीम मोमेंट इक्वल टू एम। तो अब जो आपका मोमेंट अबाउट एक्स एक्स निकल के आ गया, दैट मोमेंट विल बी कैपिटल एम माइनस एच इंटू वाई, दिस इज द मोमेंट अबाउट द एक्स एक्स, ठीक है। इसके बाद मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम से आपको पता है, फ्रॉम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम, ये हो जाएगा आपका डेल यू चेंज इन स्टेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एनी रिडंडेंट रिएक्शन दैट इज हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज इक्वल टू मिनिमम यानी जीरो। ये आपका फ्रॉम दी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम से आपका ये निकल के आता है, ठीक है। और स्टेन एनर्जी निकालना आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, आरसीएस के केस में स्टेन एनर्जी कर्व्ड सेक्शन के लिए मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन, जिसमें आपका निकल के आए थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों निकालते हैं हमने। तो स्टेन एनर्जी अगर मैं बात करूं आपसे, यू निकालिए, तो यू इक्वल टू क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर इंटू डी एस, एक्स इज फॉर द लीनियर बॉडी, ठीक है, जो अगर लीनियर सरफेस है उसके लिए एक्स था ना, कर्व के लिए क्या लिया था हमने, डीएस लिया था, ठीक है, एम एक्स स्क्वायर अपॉन डी एस अपॉन टू ई आई, ये तो हो गया स्टेन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप mx की वैल्यू अगर आप रखोगे, तो mx की वैल्यू आपकी है यहाँ पे m माइनस एच वाई, एम माइनस एच इंटू वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एस अपॉन टू ई आई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये, ठीक है। देन आप क्या करिए, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एच यहाँ पे परफॉर्म करिए, ठीक है। जब आप डेल यू अपॉन डेल एच करेंगे यहाँ पे, तो आपका इजिली निकल के आ जाएगा ये भी, ठीक है। जब आप यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एच करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका, देखिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, टू इंटू एम माइनस एच इंटू वाई, ठीक है, एच वाई का अगेन होगा तो आपका माइनस ऑफ वाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ वाई इंटू डी एस अपॉन टू ई आई, ये हो जाएगा आपका अपॉन टू ई आई, ठीक है। टू से टू कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप कैसे निकाल सकते हो इसको, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और आप इसको निकाल लोगे इजिली, अंदर मल्टीप्लाई कर लो उससे, ठीक है, जितना भी निकल के आए। देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं इसको हम लोग सॉल्व, स्पेस भी एकदम हो नहीं पा रहा है यहाँ पे करने का, यहाँ कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एच, डेल यू अपॉन डेल एच इक्वल टू जीरो आपने कर रखा है ना, इसको इक्वल टू जीरो है ना, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो टू से टू कैंसिल हो गया ये, जब आप वाई से अंदर माइनस में अंदर कॉमन ले रहे हो उसको, ठीक है, माइनस अंदर बाहर ले लिया आपने इसका, तो ये जगह आपका एम वाई डी एस अपॉन ई आई ना, एम वाई डी एस अपॉन ई आई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा ये आपका एच वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई ना, जब आप दूसरे को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। जब आप इस साइड करोगे इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एस अपॉन ई आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई। निकालना क्या है यहाँ पे, आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एस अपॉन ई आई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई, ठीक है। ई आई से ई आई, अगर ई आई आपकी सेम है तो ई आई आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, उस केस में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एच इक्वल टू हो जाएगा दैट इज एम वाई डी एस इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फॉर्मूला फॉर एनी आर्च। ये आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फॉर्मूला निकल के आता है एनी टू हिंज आर्च, हर टू हिंज आर्च में ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। आपको कैपिटल एम निकालना है, दिस इज द मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, बीम मोमेंट, ठीक है, बीम मोमेंट अबाउट द एक्स एक्स इंटू वाई इंटू डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एस। हाँ, डी एस इक्वल टू आर डी थीटा, जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी डी एस को आर डी थीटा करके वैसे आप करोगे इस चीज को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल कभी अगर पूछ दिया तो कभी ट्राई कर लेना घर में, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, ठीक है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपना। बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, हर किसी के अबाउट जरूरी नहीं है, टू इंच आर्च में ये पॉसिबिलिटी थी, टू इंच आर्च में जैसे, सॉरी थ्री इंच आर्च पैराबोलिक आर्च में जब आपका यूडीएल लगा था, तो उस केस में हो सकता है,
अब इनमें भी आपको निकालनी पड़ेगी। अगर बेंडिंग मोमेंट 0, 2 इंच आर्च में शायद जो आपकी 2 इंच आर्च है लिखा रहेगा ना, 2 इंच पैराबोलिक आर्च विद यूडीएल आल्सो 0, बेंडिंग मोमेंट 0, रेडियल शियर 0, तो उस केस में वैलिड कर रहा है, बाकी और आर्चेस में नहीं होगा। हाँ 2 इंच ओनली यूडीएल, ठीक है, वो 2 इंच और 3 इंच जो दोनों के लिए सेम केस था। बाकी सभी आर्चेस में किसी की पॉइंट पे अबाउट बॉन्डिंग मोमेंट आपका 0 नहीं होता है चीज में, ठीक है। वो केबल, तो इसको आप कर लीजिए, ये आपका 2 इंच आर्चेस का आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। आगे समझना सबको, रिपीट तो नहीं करना है। रिकॉर्डिंग में इस साइड का दिख ही नहीं रहा, राइट साइड। हो रहा है। पुराना वाला रिकॉर्ड गया या रहा होगा? सेव हो गया। हो गया नहीं? नेक्स्ट उसके बाद 2 इंच आर्च के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप लिखिए, जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर जाते हैं मैट्रिक्स मेथड में हम लोग। इसके जो प्रीवियस ईयर में आ रखे ना क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन वो कर ले, आए नहीं होंगे वैसे शायद, मुझे आ रखे ना। 2 इंच के हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना आ रखा है, क्या निकालना? थ्योरेटिकल कुछ पूछा होगा, वैसे पूछ रखा होगा उसमें ना। बाकी वैसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पूरा अच्छा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ना उसमें क्या होता है, बहुत टाइम टेकिंग है, लंबा लग जाता है। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे पूरा तो मान के चलो 1-1.5 पेज के क्वेश्चन चले जाते हैं इसमें, निकालना ही निकालना, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट तो हमें याद रखने हैं, क्योंकि क्या पता उनके बेस पे गेट पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आए, कभी दे दिया तो डायरेक्टली उनके बेस पे कर पाओ, ठीक है। वो चीज मैं करवा रहा हूँ 3-4 रिजल्ट। बाकी अगर कोई कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं तो फिर वो प्रीवियस ईयर कर लेना, ईएससी कन्वेंशनल से कर लेना, या कोई बुक है आपके पास तो उससे कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस इसकी। तो बाकी इसका डेरिवेशन काफी इजी है, वही चीजें हैं, वाई निकालना पड़ेगा, आर डी थीटा जैसे आपने करा था ना, स्ट्रिप कट करके यहाँ पे आर डी थीटा करके, वो प्रोसीजर सेम है जो आपने पीछे कर्व का पढ़ा था, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी जब आप कन्वेंशनल का कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, क्योंकि प्रोसीजर जो हमने कर रखा है वही प्रोसीजर सेम है। नॉर्मल से मैथमेटिक्स लगानी है, वाई एक्स निकल जाएगा, तो उसके बाद आपको नॉर्मल वे में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हेडिंग डालना, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर 2 इंच आर्चेस, ठीक है। आपको दिक्कत तो नहीं, दोबारा समझना इसको, जो अभी लेट आए थे आप, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे
आ जाएगा ये? ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर 2 हिंज आर्चेस। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं सेमी सर्कुलर के बेसिस। सेमी सर्कुलर मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो सेमी सर्कुलर के बेस पे हम लोग रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो है 2-3 रिजल्ट्स। उसके बाद हम लोग पैराबोलिक की रिजल्ट देखेंगे एक। ठीक है, तो पहला आपका सेमी सर्कुलर आर्च विद यूडीएल। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल। ये आपका सेमी सर्कुलर आर्च है विद यूडीएल, लिख लेना आप लोग। ठीक है, दिस इज W किलोन्यूटन पर मीटर। हेडिंग लिखना पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर आर्चेस और 2 इंच आर्चेस, और उसमें पहला लिखना सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल। ठीक है, इस केस में वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की बात। वर्टिकल रिएक्शन तो आपके लिए इजी है, सिमेट्रिकल है, तो आपका W L/2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज L लेंथ, यहाँ पे हो जाएगा ये W L/2, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका W L/2। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 4/3 WR/पाई। ये जाएगा आपका 4/3 WR/पाई सेमी सर्कुलर आर्च के लिए। ठीक है, किसी पॉइंट O, सेंटर पॉइंट O के अबाउट ये रेडियस आपकी सेम रहती है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज आप लोग। एक तो रेडियस ये हो गई, एक ये रेडियस हो गई, दिस इज अनदर रेडियस। ठीक है, और टोटल R+R=2R=L आपकी लेंथ होगी। ठीक है, इस केस में तो आपका 4/3 WR/पाई, ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है इस केस में। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट दोनों साइड से सेम है। ठीक है, 4/3 WR/पाई। 2018 या 17 उसमें एसएससी जेईई में इन लोगों ने इसी आर्चेस, सेमी सर्कुलर आर्चेस कि जितने आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको बना के एक 4 में दे दिया उन्होंने। एसएससी जेईई के पेपर में आई थी कि इसमें से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को मैच करिए, उनको क्वेश्चन आ रखा था उसमें। तो 2 इंच आर्च का वही पूछ दिया एसएससी जेईई। तो गेटेड में कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा डिराइव तो करेगा नहीं, सबकी वैल्यूज उनको स्टैंडर्ड याद रहती है। तो कोई क्वेश्चन दे देगा आपको W और R की वैल्यू और H निकालिए। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन बन जाएगा, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, दूसरा आप लोग लिखना केस 2 में आप करना यहीं पे। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च subjected to point load at center। सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट सेंटर, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, अब सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट सेंटर, अगर आपने कोई पॉइंट लोड लगा दिया W का सेंटर पे, ठीक है, तो उस केस में जो वैल्यू आपकी निकल के आती है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की, दैट इज W/पाई, और वहां से भी W/पाई। ये आपकी W/पाई, दिस इज अगेन W/पाई। ठीक है, ये हो गया केस 2, सेमी सर्कुलर आर्च सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट सेंट क्राउन।
ठीक है, और रिएक्शन आप पता ही है W/2 ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखा नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका, नेक्स्ट इज केस 3। ठीक है, केस 3 में है, लिखाऊं, हो गया। सेमी सर्कुलर आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च subjected to point load subjected to point load subjected to point load between support and center, between support and center। ठीक है, सेंटर और सपोर्ट के बीच में आपने लगा रखा है इसमें। ठीक है, लेट अस कंसीडर, अब ये क्राउन पे लोड नहीं है, लास्ट केस है आपका सेमी सर्कुलर का है, आपने लोड लगा दिया कहीं यहाँ पे, ये आपने लगा दिया डब्ल्यू का लोड। ठीक है, और सेंटर से इसी, लेट अस कंसीडर आपका अल्फा एंगल के साथ इसने एंगल बना रखा है, ये एंगल अल्फा है, लेट अस कंसीडर दिस एंगल विल बी अल्फा। ठीक है, तो इस केस में आपसे ये पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आपकी कितनी रहने वाली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की यहाँ पे वैल्यू होती है इस केस में W/π sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और इस केस में भी आपकी वैल्यू हो जाएगी W/π sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी W/π sin स्क्वायर अल्फा। इस केस में अगर आप अल्फा की वैल्यू 90 रखोगे तो कौन सा केस बन गया, पहला वाला केस बन गया W/π वाला, यानी लोड आपका कहाँ पहुंच गया, सेंटर पे। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान रख सकते हो उसको ऐसे। हो गया ना। अगला पैराबोलिक आर्च के लिए दो केस लिखते हैं, पहला तो यूडीएल, दूसरा सेंटर पॉइंट लोड। ठीक है, केस 4 लिखिए, केस 4 लिखिए। पैराबोलिक आर्च, टू हिंज पैराबोलिक आर्च लिखना, जो बीच का पैराबोलिक आर्च समझ रहे हो, टू हिंज पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू आउट, टू हिंज पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू आउट। तो उसके लिए डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है वैसे तो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इक्वल टू, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H इक्वल टू, डायग्राम बनाओ या रहने दो, बना दो, H इक्वल टू लिखना, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H इक्वल टू WL²/8H, सेम है जो इससे पहले करा था आपने, WL²/8H। H क्या है यहाँ पे आपका, जो क्राउन की हाइट है। ठीक है, वो चीज हमने कर रखी, तभी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, WL²/8H, और रिएक्शन WL/2 तो पता ही है आपको। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद लास्ट केस लिखिए, टू हिंज पैराबोलिक आर्च, लास्ट केस लिखिएगा, टू हिंज पैराबोलिक आर्च, पैराबोलिक आर्च subjected to concentrated load, subjected to concentrated load at crown, concentrated load at crown सेंटर पे। ठीक है, इस केस में जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आपकी होती है, दैट वैल्यू विल बी 125/128, 125/128 WL/H, ये वैल्यू होती है इसकी। बस इतनी वैल्यू याद रखना, अब इसके बाहर क्या ही पूछेगा। ठीक है, सारे केसेस लिखवा दिए ऑलमोस्ट। ठीक है, 125/128 WL/H। ठीक है, तो पैराबोलिक आर्च है, पैराबोलिक आर्च के क्राउन में आपने लोड लगा रखा है। ठीक है ना,
इसी को बना लो अगर आप पैराबोलिक आर्च तो। यहाँ पे आपने W का लोड लगा रखा है, दिस इज पैराबोलिक आर्च। ठीक है, ये हो जाएगा आपका H, दिस वन इज L। ठीक है, तो सिंपल सा ही डायग्राम बन जाएगा, दिस इज द 2 इंच पैराबोलिक आर्च। हाँ, स्मॉल h, कैपिटल एच तो निकाल रहे हैं, ओरिजिनल थ्रस्ट तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो स्मॉल h ही रहेगा। हो गया कंप्लीट है। तो ये आपका आर्चेज एंड केबल भी कंप्लीट। ठीक है, लास्ट यूनिट आप लोग हेडिंग डालिएगा, दैट इज मैट्रिक्स मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। That one is matrix method of मैट्रिक्स मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, ये आपकी लास्ट मेथड है, यूनिटी लास्ट है। ठीक है, देखो यहाँ से क्या होता है, चांसेस कभी कभी बन जाते हैं कि क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन बस ये है कि यहाँ से नेग्लिजिबल चांसेस है आपके। ठीक है, क्वेश्चन आपके बहुत कम आते हैं यहाँ से। ठीक है, अपनी तरफ से पढ़ के चले जाओ जितना पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर उस लेवल तक का क्वेश्चन आ गया तो बना लोगे, अदरवाइज बहुत क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इनसे। ठीक है, भूला बिसरा ही आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं आता है कि मतलब हर साल इससे आ जाए, कभी 3 साल में 4 साल में एक बार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ईएससी में तो शायद पिछले कुछ सालों से दिख नहीं रहा क्वेश्चन मुझे आ रखा है ईएससी में। हाँ, किस्मत खराब हो तो कभी पहुंच जाता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आ गया तो बन भी जाता है, इतना टफ भी नहीं आता। ठीक है क्या बताओ। अब मैट्रिक्स मेथड जो होता है आपका, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बीटेक में, तो बीटेक में पूरा एक सेमेस्टर में रहता है वो पूरा, तो उतना ज्यादा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो जस्ट जितना हमारी तरफ से लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है उतना हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज को, और वैसे ही पढ़ते भी हैं सभी, क्योंकि उतना बड़ा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि हाँ, अगर आपको आता है कभी आने वाले टाइम पे, तो क्या पता कहीं पे आपको बेनिफिट दे दे कुछ। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है इसको, तो लास्ट हम लोग कर लेते हैं इसका। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है क्या कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। एक तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और जो स्टिफनेस मेथड आप पढ़ते हो दोनों उल्टी है आपस में। ठीक है, एक पढ़ोगे तो दूसरे में ऐसा लगता है कि अरे वहां ये था तो यहाँ कंफ्यूजन। थोड़ा सा रिवीजन मांगता है ये हल्का सा। ठीक है, लेकिन उतना टफ नहीं है जितना मतलब होना लगता है कि यार बहुत ही टफ है, वैसा नहीं। कर लोगे आप लोग इजिली इसको। ठीक है ना, कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, इजी वे में आराम आराम से लेके चलते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने बोला था कि जब मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे तो मैं लिखाऊंगा स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंस पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो कॉलम बनाना, एक साइड आप लोग लिखना स्टिफनेस। कौन कौन सी उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस मेथड बोलते हैं, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम मेथड भी बोलते हैं, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक साइड आप लोग डालना फोर्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी और कंपेटिबिलिटी मेथड। फोर्स मेथड, एक क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जाम में, फोर्स मेथड, कंपेटिबिलिटी मेथड, कंपेटिबिलिटी मेथड ऑब्लिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार देखा मैंने कि वो पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्स मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टिफनेस मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना हुआ क्वेश्चन है। फोर्स मेथड, कंपेटिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, और इस साइड आप लोग लिखना स्टिफनेस मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टिफनेस मेथड। स्टिफनेस मेथड, स्टिफनेस मेथड का दूसरा नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड,
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मेथड भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मेथड। इक्विलिब्रियम मेथड, ठीक है। अब आपने सारी चीजें पढ़ के आ रखे हो अभी तक, तो जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, होप इन चीजों का आपको मतलब भी पता होगा। फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस को अगर हम छोड़ दें, जो आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, है ना। फोर्स मेथड को कंपैटिबिलिटी मेथड क्यों बोलते हैं? पहली बात तो फोर्स मेथड में अननोन्स क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में अननोन्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एंड थीटा। अगर मैं बात करूं फोर्स मेथड में, तो यहाँ पे आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी सफिशिएंट नहीं होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेथड में वही इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही सफिशिएंट है। जैसे आपने एसडीएम पढ़ा, एमडीएम पढ़ा, जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाई आपने, उसके अलावा कंपैटिबिलिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो आप लोगों को इन चीजों पे दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। बाकी आपको इसमें मेथड्स याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी मेथड्स आपकी क्या है, ये आपको याद रखनी है इनमें, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें फोर्स मेथड के नीचे लिखना, फोर्स मेथड के नीचे लिखेगा, फोर्सेज आर टेकन एज अननोन, अननोन्स। फोर्स मेथड के नीचे लिखेगा, फोर्सेज आर टेकन एज अननोन्स। अब फोर्सेस कौन कौन सी होगी, ब्रैकेट में रिएक्शंस हो गई आपकी फोर्सेस, ठीक है। शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये फोर्सेस, ठीक है। दीज आर टेकन एज अननोन्स। जब आपने याद होगा कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड पढ़ी थी, ठीक है, मेथड ऑफ थ्री मूवमेंट, ये एमए तो निकाल लेते, एमए निकाली एक जगह, आरए निकाली, ठीक है। तो अननोन्स वहां पे क्या थे, रिएक्शंस या मूवमेंट या शियर फोर्स, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। एंड एंड इक्वेशंस आर एक्सप्रेस्ड, equations are expressed in terms of these forces. equations are expressed equations are expressed in terms of these forces, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड्स के नीचे लिखिएगा, displacement are taken as unknowns, displacements are taken as unknowns, unknowns taken as unknowns। ब्रैकेट में लिखना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ब्रैकेट में लिखिएगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसके आगे लिखिए इक्वेशंस आर एक्सप्रेस्ड, इक्वेशंस आर एक्सप्रेस्ड in terms of these displacements, in terms of these displacements, in terms of these displacements, ठीक है, ठीक है, इतना ही लिख दो। इसके बाद फोर्सेस के नीचे लिखेगा, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट फोर्सेस के नीचे, फोर्स मेथड के एडिशनल इक्वेशंस, एडिशनल इक्वेशंस, एडिशनल इक्वेशंस कॉल्ड कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, कंपैटिबिलिटी कंडीशंस लिखना, कॉल्ड कंपैटिबिलिटी कंडीशंस are developed to find, are developed to find all unknown forces, are developed to find all unknown forces, all unknown forces, ठीक है। स्टिफनेस के नीचे लिखिएगा एडिशनल जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर, एडिशनल जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर developed to find, developed to find the unknown displacement,
फाइंड द अननोन डिस्प्लेसमेंट। अननोन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मेथड से लिखिए, देखिए स्टिफनेस के नीचे ही मेथड लिखिए। स्टिफनेस के नीचे कौन सी मेथड होगी? पहली मेथड तो होगी आपकी एसडीएम, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। इसके नीचे मेथड्स लिखिए। चलो अब मैं क्या लिखता हूँ, आप ही लिखिए। पहला लिखिए स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। हाँ हाँ, स्टिफनेस की मेथड्स लिखनी है, कौन कौन सी मेथड्स आती हैं इसमें। पहला लिखना स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। दूसरा लिखिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा एग्जाम में पूछा ये इसमें एक बार, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी को लिखना ब्रैकेट में, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं, SUCCESSIVE, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीसरी मेथड आपकी आती है डिस्प्लेसमेंट की, कानीज मेथड। कानीज मेथड, KANIS, कानीज मेथड। कहानी नहीं, कानी, ठीक है। कानीज मेथड, साइंटिस्ट है। कानीज मेथड लिखना, ठीक है। कानीज मेथड को हम लोग बोलते हैं इटरेटिव मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें इटरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिना इटरेशन के आप लोग काम नहीं कर सकते हो। इसको हम लोग इटरेटिव मेथड भी बोलते हैं, इटरेटिव मेथड भी हम लोग इसको बोलते हैं, कानीज मेथड को, ठीक है। ये भी आपकी स्टिफनेस मेथड है। और चौथी मेथड होगी आपकी स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड जो आप पढ़ने वाले हो आज या कल, मतलब जो भी पढ़ोगे, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, ये आपकी चौथी मेथड हो गई। और लास्ट मेथड है आपकी यहाँ पे, जो आपके एग्जाम में आती है, कॉलम एनालॉजी मेथड। कॉलम एनालॉजी मेथड, ठीक है। लास्ट है आपकी कॉलम एनालॉजी मेथड। थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी ये कानीज मेथड इनमें ना कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में। कॉलम एनालॉजी आ गया, कानी मेथड आ गया ऑप्शन में, तो लगता है कि ये फोर्थ मेथड है और वहां पे गलती होकर आती है, ठीक है। तो एग्जाम में ध्यान रखना, उन्होंने बहुत बार पूछा गया ये कानीज मेथड कौन सी मेथड है। अब इटरेटिव और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी आपको ध्यान रखना। कानीज मेथड आपका इटरेशन कानीज मेथड में रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। पहले स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम लोग रखते हैं, उसके बाद इटरेशन देते हैं कि इसमें क्या वैल्यू आएगी, ये क्या वैल्यू आएगी, फिर इटरेशन में जिसमें सही बैठ गया फिर हम आगे काम करते हैं, ठीक है। तो कानीज मेथड आपकी होती है इटरेटिव मेथड, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपकी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपकी मेथड्स होगी स्टिफनेस मेथड। अब आपकी फोर्स मेथड लिखिए। अब लिखने की रिक्वायरमेंट, वैसे तो हमने पूरा का पूरा यूनिटी पढ़ रखा है उसका, तो ठीक है, लेकिन कुछ लिखते हैं हम लोग, कुछ आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर सारे छूट भी गए कुछ तो आप लोग याद होनी चाहिए, वो मेथड हमने पूरी यूनिटी कर रखी है उसमें। पहला लिखना एनालिसिस ऑफ टू हिंज आर्चेस। अभी पढ़ा हमने एनालिसिस ऑफ टू हिंज आर्चेस। दूसरी आपकी हो सकती है यहाँ पे यूनिट लोड मेथड, ठीक है। आप कितनी मेथड लिखोगे यहाँ बताओ? स्टेन एनर्जी, यूनिट लोड, कास्टिग्लियानो, सुपरपोजिशन, मैक्सवेल रेसिप्रोकल, बेडीज थ्योरम, ठीक है। वो सब चीजें पता है आपको, तो बार बार उनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा लिखिए थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट, जो फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछते हैं उनको मैं करवा देता हूँ। थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स, थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स। और लास्ट लिखिएगा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, बाकी उसके अलावा जितनी मेथड वो लिखा रखी है याद होनी चाहिए आपको। स्ट्रेन एनर्जी, कास्टिग्लियानो, यूनिट लोड मैंने लिखा दिया आपको, मैक्सवेल रेसिप्रोकल, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। वो सारी की सारी मेथड जो फोर्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस करा रखी है, उसमें जितनी मेथड्स है वो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगला इसके नीचे एक नोट डालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इसके नीचे एक नोट डालिएगा।
ठीक है, ये पहली बीम है और ये आपकी सेकंड। ठीक है, अगर मैं इस पहली वाली जो बीम आपने बना रखी है इसमें मैं आपसे पूछूं डीएस और डीके निकाल के बताइए, तो आप इजीली बता सकते हो डीएस कितनी आ रही पहले वाले में। डीएस की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए रिएक्शन कितनी है, 7 रिएक्शन है, 3 3 6 और एक 7, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, जनरल लोडिंग में कंसीडर कर रहा हूं मैं, तो 7 माइनस 3 यानी 4 आपकी आ गई डीएस। ठीक है दूसरा आपका है डीके। डीके अगर आप निकालोगे यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल के केस में निकालना तो एक स्लोप ही स्लोप आएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पे एक स्लोप आएगा ओनली इनएक्सटेंसिबल के केस में, तो डी के आपकी 1। ठीक है, सिमिलर में अगर मैं यहाँ पे आपसे सेकंड वाली बीम से पूछूं डीएस निकालिए, तो डीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और डी के इक्वल टू कितना हो जाएगा इनएक्सटेंसिबल के केस में, डी के इनएक्सटेंसिबल के केस में 3 ना, स्लोप स्लोप स्लोप। ठीक है, 3 हो जाएंगे ना डी के, तो डी के इक्वल टू यहाँ पे जाएगी 3, इनएक्सटेंसिबल के केस में आपकी डी के की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान रखना है आपको, ये चीज आपने पढ़ भी रखी है पहले तो। ठीक है, अगर डी के कम है तो वहां पे कौन सी मेथड यूज होती है आपकी, कौन सी मेथड यूज होती है अगर डी के कम है, पढ़ा था एसडीएम में, याद करो जरा। अगर डीके की वैल्यू अगर आपकी कम होगी तो हम हमेशा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं, और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कौन सी मेथड है, स्टिफनेस मेथड है ना, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब डीके की वैल्यू आपकी लेस होगी तो डीके की वैल्यू कम होने में आपकी स्टिफनेस मेथड्स हम लोग यूज करेंगे एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन डीके लेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम वाइज, ऑब्जेक्टिव बी, व्हेन डीके लेस stiffness method of stiffness methods are used, methods are used। ठीक है, अगर आप जाओगे एसडीएम में तो वहां पे आप देख सकते हो डीके का यूज हमने वहां पे किया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपकी डीके कम होगी, ठीक है, डीएस से, तो उस केस में हमेशा हम लोग स्टिफनेस मेथड्स का ही यूज करने वाले हैं एनालिसिस के लिए, वो इजी पड़ेंगे आपके लिए। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कम है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट है एनालिसिस के लिए, है ना। सेकेंड आपकी है जब डीके ज्यादा है डीएस कम है, अगर डीएस कम है तो हमेशा फोर्स मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो हमें कंपेटिबिलिटी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, व्हेन डीएस लेस फोर्स मेथड्स आर यूज्ड, मेथड्स आर फोर्स मेथड्स आर यूज्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर, आप देखोगे तो ईएससी में ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, कर लीजिए इसको। हो गया ना। अब फर्स्ट मेथड जो हमें पढ़नी है यहाँ पे, देखिए सभी लोग वैसे तो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड पहले पढ़ाते हैं, मैं फ्लेक्सिबिलिटी पहले पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्यों,
क्योंकि सिंपल मेथड है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा कैसे हमको काम करना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, इसमें चीजें बहुत सी याद रखनी पड़ती हैं आपको, फिर काम करना पड़ता है उसमें आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, तो ये मेथड आपकी इजी निकल जाएगी। पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, हेडिंग डालना फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछता है, कल करेंगे इस क्वेश्चन को भी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक्स पढ़ते रहो, बता आपको। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड आपकी पहली मेथड है, कंपैरेटिवली काफी इजी मेथड है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड आपकी, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है, ठीक है। पढ़ने से पहले स्टिफनेस तो आपने पढ़ रखी है, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड में स्टिफनेस तो आपने पढ़ रखी है, ठीक है। मोमेंट रिक्वायर्ड टू कॉज अ यूनिट रोटेशन, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ रखा है स्टिफनेस। यह आपका होता है लोड रिक्वायर्ड टू कॉज अ यूनिट डिफ्लेक्शन, ये चीजें आपने स्टिफनेस तो वही पढ़ के आ रखे ऑलरेडी। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी एक टर्म आती है, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होती क्या है। जनरली ये कोई अगर आपकी फिक्स बीम है, ठीक है, पहले मैं एक बीम के केस में मैं समझाता हूँ, फिर स्प्रिंग में भी हम इसको देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या ये आपकी होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। दिस इज अ फिक्स बीम, कैंटिलीवर आपकी एंड है उस साइड, ठीक है, और ये आपका है स्प्रिंग, दिस वन इज द स्प्रिंग। तो अगर कभी भी आप इसमें डिफॉर्मेशन, अगर आप कभी भी इसमें लोड अप्लाई करो फ्री एंड पे, या स्प्रिंग में भी आपने यहाँ पे लोड अप्लाई कर दिया, यहाँ पे पी का लोड अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी आपने पी का लोड अप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई एंड आपने रेस्ट्रिक्ट तो करा नहीं है ना, सपोर्ट है, फ्री एंड है, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन आना ही आना है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर इस पी फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन आपका अकर किया यहाँ पे, ये दिस इज द डिफॉर्मेशन ड्यू टू दिस पी फोर्स, ठीक है। दिस इज नॉट, ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। जो आपका डिफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, दैट डिफॉर्मेशन इज द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यानी अगर आपने कभी पी फोर्स किसी बीम में अप्लाई कर रखा है, तो उस पी फोर्स की वजह से अगर वो बीम क्या हो रही है, एलोंगेट हो रही है, तो वो क्या दिखा रही है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि बीम आपकी फ्लेक्सिबल है भाई, है ना। अगर ये डिफॉर्म नहीं होगी तो इसका मतलब वो रिजिड बीम है, ठीक है, तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं है, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन सिंपल टर्म यही है कि जब आप लोड अप्लाई करोगे, तो लोड अप्लाई करने के बाद आपका जो डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा उस बीम में, वो किस एक्सटेंट तक जा रहा है, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, ठीक है। इन सिमिलर वे स्प्रिंग में भी वही चीज आपकी अप्लाई होती है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर अगर इस बीम की स्टिफनेस मैं बोलूं बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्टिफनेस बीम की अगर ज्यादा है, तो अगर बीम की स्टिफनेस ज्यादा होगी तो उस केस में फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, उस केस में फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, कम होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर स्टिफनेस ज्यादा आ गई इस बीम की, यानी आई की वैल्यू अगर आपकी बहुत ज्यादा है, ई आई ज्यादा है, अगर आपकी स्टिफनेस ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, जब आप लोड लगाओगे तो बीम आपकी डिफॉर्म होगी ही नहीं, तो उसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे हो जाएगी आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट फ्लेक्सिबिलिटी विल बी वेरी लेस, ठीक है। दूसरा स्प्रिंग के केस में भी यही चीज होती है। अगर आपका स्टिफनेस की वैल्यू कम है स्प्रिंग की, तो उस केस में स्प्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जो स्टिफनेस है और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपस में रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। कि स्टिफनेस ज्यादा तो फ्लेक्सिबिलिटी कम, यानी स्टिफनेस ज्यादा तो डिफॉर्मेशन कम, स्टिफनेस कम तो डिफॉर्मेशन ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टिफनेस, स्टिफनेस, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टिफनेस। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स लिखो, इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के टर्म पे इसको आप कैसे लिख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, मैट्रिक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस, यानी स्टिफनेस को मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई कि फ्लेक्सिबिलिटी और जो आपकी स्टिफनेस है, वो दोनों की दोनों आपकी क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है आपको, आपको दे देगा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स दे देगा, उससे बोलेगा कि इससे आप स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालिए, ये आपको दे देगा स्टिफनेस मैट्रिक्स और आपको बोलेगा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इनवर्स निकालना आता है मैट्रिक्स का, तो आप निकाल ले जाओगे दो लाइन में, ठीक है। एडजॉइंट ए करके आपने करा होगा ना काम उसका, तो उससे आपका निकल के आ जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। उसका क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो उस टाइप का एग्जाम में बनता है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं स्टिफनेस की, तो स्टिफनेस को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो, पी अपॉन डेल्टा से ना। और फ्लेक्सिबिलिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऑब्वियसली बात है, अगर स्टिफनेस आपका पी अपॉन डेल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा बाई पी, इनवर्स है, तो दिस वन इज डेल्टा बाई पी, ठीक है, डेल्टा बाई पी।
अगर मैं के को यहाँ पे डिफाइन करूं, ठीक है, स्टिफनेस के को मैं यहाँ पे डिफाइन करूं, दैट के विल बी इक्वल टू, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज द यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, के इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज यूनिट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज के, ठीक है। इन सिमिलर वे मैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन करूं, ठीक है, एफ, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय द यूनिट फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय द यूनिट फोर्स, ठीक है, इज द फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय यूनिट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय यूनिट फोर्स, यानी यहाँ पे यूनिट डिस्प्ले, यहाँ पे यूनिट क्या है, फोर्स है, दैट इज यूनिट, और यहाँ पे भी यूनिट आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज द यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द स्टिफनेस, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द यूनिट फोर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन फोर्सेस की बात कर रहा हूँ या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना हमेशा कि जो ये फोर्स होंगे, ये फोर्स आपके होंगे मोमेंट और, ठीक है, मोमेंट और फोर्स, कुछ रिएक्शंस आप लोग बोल सकते हो, मोमेंट एंड रिएक्शंस, ये चीजें मैं क्या करूंगा, फोर्स के टर्म में डिफाइन करूंगा, ठीक है। अगर मैंने फोर्स बोल दिया तो वो आपका मोमेंट भी हो सकता है, वो रिएक्शन भी हो सकता है, या खुद लोड भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा, अगर दूसरी मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका, दैट विल बी थीटा एंड डेल्टा, ठीक है। सो ये आपका बेसिक है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में, दोनों के बीच में आपने थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लिया, क्या डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। बाकी बेसिक हम लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स में और दोबारा पढ़ेंगे, अभी आप जस्ट इतना कर लीजिए, तो करिए जरा, आगे समझ में ये चीज, ठीक है, लिखिए इसको, करिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर आप देखोगे गेट एट में कहीं आ रखे होंगे, बहुत अंदर से ही पूछ देता है कभी कभी, उनको देख के डरना नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन वो ऐसे ही डाल देते हैं, कभी आ गया तो फिर किसी से नहीं बनेगा क्वेश्चन, आप इसकी बात हो, तुमसे नहीं बना तो किसी से बना भी नहीं, मतलब जिन्होंने, मतलब अगर कोई जिन्होंने पढ़ रखा है पूरी यूनिट, अगर उनसे भी नहीं बन रहा तो किसी और से भी नहीं बनेगा क्वेश्चन, उनसे देख के डरना नहीं है, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन जितनी आपने पढ़ रखी चीजें, उन्हीं पे सफिशिएंट स्टिक होके, थोड़ा सा अगर बड़ा सको दायरा ऊपर नीचे तो बस हो गया, बहुत अंदर तक नहीं जाना किसी चीज के, ठीक है, इन चीजों में फंस जाओगे अदरवाइज आप तो, यहाँ पे हो गया ये?
नेक्स्ट उसके बाद लिखिएगा हेडिंग इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है। कर लो पहले इसको, फिर हेडिंग लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज अ, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी समझा दो इसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अंडरलाइन करना, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, all elements of flexibility matrix are, all elements of flexibility matrix are denoted by Fij। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डिनोट करेंगे Fij से, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, फिर समझाता हूं मैं इनको तीनों एक साथ में। all the elements are all the elements are all the elements are in terms of displacement, all the elements are in terms of displacement। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला इसने बोला फ्लेक्सिबिलिटी जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका F11, दिस इज F12, दिस इज F13। दूसरा हो जाएगा आपका F21, दिस वन इज F22 एंड दिस वन इज F23। ये हो जाएगा आपका F31, F32 और F33। यानी ये मैट्रिक्स आपकी कितने की बनी, 3 रो 3 कॉलम, 3x3। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपकी जो मैट्रिक्स बननी चाहिए हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स बननी चाहिए, चाहे वो 2x2 की बने, 3x3 की बने, 4x4 की बने, लेकिन 2x3, 3x2, 4x2 ऐसी मैट्रिक्स आपकी कभी भी पॉसिबल नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। और ये आपका सेम है इन केस ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है चीज। और दूसरा इसने बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब समझ लो आप लोग, F12 इज इक्वल टू F21, F13 इज इक्वल टू F31, F23 इज इक्वल टू F32, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब है। और ये हुआ कहां से, ये कहां से हुआ याद हो अगर आपको, फ्रॉम फ्रॉम मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, रेसिप्रोकल थ्योरम। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, F12 आपका इक्वल होना चाहिए हमेशा F21 के, F13 इक्वल होना चाहिए F31 के, और F23 इक्वल होना चाहिए F32 के। तो ये आपका होल मीनिंग है इसका, स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का, ठीक है। ये आपकी मीनिंग है, यहाँ समझ में आई चीज। दूसरा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसने बोला Fij, ठीक है। ये आया आपका Fij। अगर मैं बात करूं Fij, तो यहाँ पे जो I डिनोट करता है, ये डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन I डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन I डायरेक्शन, इन I डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है J, और ये J यहाँ पे डिनोट करता है आपका, दिस J विल बी डायरेक्शन ऑफ यूनिट फोर्स इन J डायरेक्शन, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ यूनिट फोर्स
इन z डायरेक्शन। ठीक है, तो एफ आई जे में ये इंपॉर्टेंट है, आई आपका डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी आई किसको डिनोट कर रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट को, और जे किसको डिनोट करेगा आपका यूनिट फोर्स को। अब जैसे यहाँ पे कोई मैं पकड़ लूं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ले लें F12, तो F12 क्या हो जाएगा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट एट 1 ड्यू टू यूनिट फोर्स एट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट एट 1, डिस्प्लेसमेंट एट 1 ड्यू टू यूनिट फोर्स एट 2, यूनिट फोर्स एट 2। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप ढंग से समझ जाना कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में पहला टर्म रिप्रेजेंट करता है, यानी आई टर्म रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्प्लेसमेंट को, और जे टर्म रिप्रेजेंट करेगा आपका फोर्स को। ठीक है, यूनिट फोर्स को। तो ये कर लीजिए अभी तक का। ठीक है, इसके आगे चलते फिर हम लोग बाद में। पेनों के लिए लड़ लो तुम। हाँ, पेन चोरी कर दिए ठीक है, और जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट दिखेगा थीटा एंड डेल्टा, ये चीज आपके दिमाग में बैठा ही लेना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा एंड डेल्टा। हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए उसके बाद अगली प्रॉपर्टी नंबर 5 या 4 जो भी है, हाँ 4 जो भी है। ठीक है, इसमें लिखिए द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव। द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव, यानी F11, F22 और F33 की बात चल रही है। ठीक है, नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव। ठीक है, अगला लिखिएगा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। देखिए हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आपकी जो ड्रॉ होगी दैट इज फॉर द स्टेबल स्ट्रक्चर ओनली, स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए ही आपकी ये मैट्रिक्स ड्रॉ होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल स्ट्रक्चर के लिए कभी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स नहीं ड्रॉ किया। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स is made for stable structures only,
इज मेड फॉर स्टेबल स्ट्रक्चर्स ओनली। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, लास्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, बता सकते हो, ds, static indeterminacy. When ds is less, force method are used, flexibility matrix method is the force method. तो when order of the matrix की बात अगर आएगी तो यहाँ पे order of the matrix is the static indeterminacy only। ठीक है, तो लिखिए order of the matrix is equal to static indeterminacy। जितनी भी बीम की static indeterminacy होगी that is the order of the matrix। ठीक है, अगर 3 है तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, 2 है तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है इस केस में। अदरवाइज एग्जाम में वैसे देखो कन्वेंशनल में इसकी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है, एग्जाम में वो आपको जो जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जाओगे तो वो आपको कोऑर्डिनेट्स देता है कि 1 2, 2 कोऑर्डिनेट दिए इसका मतलब 2/2 की बनेगी, 3 कोऑर्डिनेट दिए इसका मतलब 3/3 की बनेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम जितना एग्जाम में देगा आपको गेट में 2 कोऑर्डिनेट पे होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देगा 2 कोऑर्डिनेट पे, गेट या ईएससी में क्वेश्चन आता था तो इसका। तो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट पहले 2 के लिए करेंगे, फिर उसके बाद 3 के लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हम लोग इसको काम करेंगे। देखिए पहले एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको कि कैसे हमें काम करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देखिए यहाँ पे हमें निकालना है F12 और F22, F12 एंड F22 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इस बीम में जो हमें दे रखी है। आपको बनाता हूँ, ठीक है, ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे बीम आपकी है कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है, और इस कैंटिलीवर बीम में, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम में अगर F12 और 22, तो उसका मतलब 2 आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट फोर्स की डायरेक्शन, यानी 2 पे आपका यूनिट फोर्स लगा होगा। ठीक है, पहले बोल रहे हैं। ठीक है, तो 2 पे आपने कोई यूनिट फोर्स लगा रखा है, इसकी वजह से आपको निकालना है F12, कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पे है। ठीक है, अगर इसका डिफॉर्मेशन डायग्राम बनाओगे तो दिस इज द डिफॉर्मेशन डायग्राम, और डिफॉर्मेशन डायग्राम यहाँ पे देखोगे आप इसका, इसके बाद इसके पॉइंट नोटेट करोगे तो ये कौन सा हो जाएगा आपका F22। ठीक है, ये हो जाएगा आपका F22, और ये 1, ये कितना, ये क्या हो जाएगा आपका F12। यानी लोड आपको 2 पे लगाना है, उस 2 की वजह से 2 पे भी आपको डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, दूसरा 1 पे भी चेक करना है। ठीक है, और एक टाइम पे एक ही जगह पे लोड लगाना है। अगर आप 2 पे लगा रहे हो तो 2 पे ही लगाओ, उसके बाद अगर आपको 1 पे चेक करना है, दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा कॉलम बनाना है तो 1 पे लगाओ, उसके बाद 1 पे भी निकालो, 2 पे भी निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला F12 है क्या, F12 इज द डिस्प्लेसमेंट एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड। F12 यहाँ पे हो जाएगा आपका, F12 को हम लोग बोल सकते हैं Δ12 भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की तो बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही, तो F12 को हम लोग Δ12 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और F12 Δ12 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 ड्यू टू यूनिट फोर्स एट 2, यूनिट फोर्स एट 2। तो यहाँ पे आपने 1 यूनिट का कोई फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो इसको। कैसे निकाल सकते हो, अगर डिस्प्लेसमेंट एट 1 निकालना है ड्यू टू यूनिट फोर्स, तो यहाँ पे लोड भी ट्रांसफर कर दो, ये A ये L, और लोड के साथ मोमेंट भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जो अब आपकी बीम बन के आ गई, ठीक है, अब जिस देखिए जो डिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है उनका यूज है यहाँ पे, कुछ नहीं है। एक तो आपका 1 यूनिट का लोड आ गया यहाँ पे, और इसके साथ साथ आपका एक मोमेंट भी आ गया, कितने अमाउंट का, 1 इंटू ए का, दिस इज द मोमेंट। ठीक है, और इसके लिए आप इजिली जानते हो कैसे हमें वैल्यूज निकालनी है। तो F12 अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो F12 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1 इंटू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई प्लस एम कितना, 1 इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। ये आपका एलिमेंट निकल के आ गया, F12 Δ12 एलिमेंट निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे आपको अप्रोच देनी, तो ये कितना हो गया आपका एल क्यूब अपॉन 3 ई आई प्लस दूसरा हो जाएगा आपका AL स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये आपका एक क्वांटिटी निकल के आ गया। अगर आपको ये बोले कभी कि F22 निकालिए, तो F22 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Δ22, है ना। Δ22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एट 2 ड्यू टू यूनिट फोर्स एट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट एट 2, ड्यू टू यूनिट फोर्स एट 2, यूनिट फोर्स एट 2।
तो बहुत ही इजीली निकाल सकते हो इसको तो आप, ठीक है। ये जाएगा आपका 1 इंटू एल क्यूब अपॉन 3 एल की जगह क्या है, एल प्लस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यूनिट फोर्स की वजह से यहीं पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये निकल जाएगा आपका डेल्टा टू टू इक्वल टू 1 इंटू स्मॉल एल प्लस ए का क्यूब अपॉन 3 अपॉन 3 दिस इज द कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। थोड़ा अप्रोच मैंने बता दी, कुछ इस हिसाब से हमें डील करना है चीजों को, ठीक है। अभी हम लोग देखें, अभी तो फोर्स ही फोर्स आ रखा है तो हमने डेल्टा निकाल लिया। अभी कपल भी लगता है उस केस में, अभी देखते हैं हम लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है। एक एक कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। डायग्राम डायग्राम हाँ डायग्राम दे देगा आपको एग्जाम। यूनिट लोड भी आपको दे देगा, देखो कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से फिर क्या है कि अगर आपको एफ जैसे मैट्रिक्स आपको पता चल गई ना, फिर यूनिट लोड आप खुद भी लगा सकते हो कि F11 F12 21 22 की जैसे आपके पास मैट्रिक्स है, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या क्या है। जैसे F12 है तो डिस्प्लेसमेंट है 1 ड्यू टू 2, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, 2 पे फोर्स लगाओ, 1 पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा वो F22, तो 22 क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट है 2 ड्यू टू 2, दूसरे पे फोर्स लगाना है, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक्स मतलब जो भी आपका मैट्रिक्स बनेगी उसके हिसाब से आपको यूनिट फोर्स लगाना है, वैसे लगा के देता है एग्जाम में यूनिट फोर्स, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसे बना के देगा आपको एग्जाम में। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, हो गया। हेडिंग लिखेगा इसके नीचे, प्रोसीजर प्रोसीजर ऑफ मेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, प्रोसीजर ऑफ मेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, प्रोसीजर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ मेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, देखिए कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मैं ऑर्डर कंसीडर कर रहा हूँ अभी 2 2 की, जैसे F इज इक्वल टू F11, दिस वन इज F12 F21 और ये हो जाएगा आपका F22। मैं ये 2 by 2 की मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका प्रोसीजर बाकी सभी मैट्रिक्स के लिए सेम ही है प्रोसीजर, ठीक है। इसके नीचे ये लिखने के बाद स्टेप 1 लिख, स्टेप 1, ठीक है। हमेशा देखिए दो, जैसे 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स है तो पहले आपका पहला कॉलम सॉल्व होगा, ठीक है। पहले ये कॉलम सॉल्व होगा,
उसके बाद आपका ये वाला कॉलम सॉल्व हो। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे डील करना है। यानी पहले आपका यूनिट फोर्स कहाँ पे है, 1 पे, दूसरे में यूनिट फोर्स कहाँ पे आपका 2 पे, डिस्प्लेसमेंट पहले वाले पे 1 और 2 पे, इस 1 पे लगा के करोगे, दूसरे में आपका यूनिट फोर्स 2 में लगा के डिस्प्लेसमेंट आप 1 और 2 पे निकालो। ठीक है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट आपका एक ही पे मतलब हाँ मतलब वो चीज करोगे, वो चीज अलग है, ठीक है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, प्रोसीजर वाइज बता रहा हूँ ना। अब एग्जाम में तो पता ही है आपको कि 1 2 और 2 1 एक ही है, तो क्वेश्चन फटाफट करना है, तो 1 2 निकल गया तो 2 1 निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, वो चीज तो बताइए, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट पूरा ही करेंगे ताकि वो चीजें प्रूव भी हो आप। ठीक है, तो स्टेप 1 लिखिए इसमें पहला, ये मैट्रिक्स बना के आप लिखिए, स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1 में लिखना इसमें लिखना अप्लाई यूनिट लोड, अप्लाई यूनिट लोड, अप्लाई यूनिट लोड in one, apply unit load in one direction without, one मतलब वन, जो वन, ओ एन ई मत लिखना, ये वन डायरेक्शन, ये वाला वन, ठीक है, वन डायरेक्शन without applying load in any other direction, apply unit load in one direction without applying load in, without applying load in any other direction, without applying load in any other direction, and calculate, and calculate, and calculate displacement in, and calculate displacement in all the ordinates, calculate displacement in all the ordinates। ठीक है, तो एक ऑर्डिनेट पे आपको लोड रखना है, बाकी जितने भी ऑर्डिनेट आपको दे रखे वहां पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टेप 2 लिखिए, उसके बाद स्टेप 2 लिखिएगा, उसके बाद अब यहाँ पे आप सेकंड कॉलम सॉल्व कर रहे हो, ये पहला कॉलम सॉल्व हो गया, ठीक है, सेकंड कॉलम सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे लिखिए अप्लाई, अप्लाई यूनिट लोड इन 2, अप्लाई यूनिट लोड इन 2, अप्लाई यूनिट लोड इन 2 and calculate, and calculate displacement in, and calculate displacement in all other ordinate, calculate displacement in all other ordinate। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट है यहाँ पे, नोट, ठीक है, कभी भी अगर आपको कहीं पे कोऑर्डिनेट फोर्स दिया हुआ है तो हमेशा आपका वहां पे डिफ्लेक्शन निकल के आएगा, कैलकुलेट डिफ्लेक्शन, ये समझ गए तो समझ लो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कुछ नहीं है, उसके बाद फोर्स आपका डिफ्लेक्शन, और मोमेंट अगर दिया हुआ है आपको, तो ये मोमेंट आपको दिया होगा तो आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, स्लो, स्लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे दो ऑर्डिनेट आपको दे रखे, अब ये क्वेश्चन भी करेंगे ऐसे ही, ठीक है, ये दो ऑर्डिनेट दे रखे, एक तो फोर्स दिया हुआ है, दूसरा आपका मोमेंट दिया हुआ है, तो ध्यान ये रखना है कि जहां पे आपका फोर्स है, ये फोर्स दिया हुआ है, वहां पे हमेशा आपका डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, और जहां पे आपका ये मोमेंट दिया हुआ है वहां पे हमेशा आपका स्लोप डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो 1 वाले कोऑर्डिनेट के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा, और 2 वाले कोऑर्डिनेट के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा। बस ये चीजें पहचाननी है आपको, उसमें क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको स्टार मार्क करके इसको रख लीजिए, बाकी इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन आगे। ठीक है, कैंटिलीवर कोई बीम है, दिस इज एन कैंटिलीवर बीम, इस कैंटिलीवर बीम में वन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका, ये दिस वन इज द वन कोऑर्डिनेट वन,
और कोऑर्डिनेट 2 आपको दिया हुआ है ये, दिस इज द कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। इसके लिए आपको निकालनी है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इसके लिए आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। L इज द लेंथ एंड EI इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, जो कि सेम है पूरी की पूरी बीम के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात, तो कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव, हम एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं, जस्ट ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, तो आपको पता है कि वहां पे कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली डीएस निकाल के DK निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड कौन सी लगेगी या कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। इतना करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसका मतलब जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे, दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 2, सेकंड ऑर्डर की आपकी बनेगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आपकी बनने वाली है, ये बनेगी आपकी F11, F21, F12 और F22। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बन के आएगी इस केस में। दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 × 2, ठीक है। पहले आपको पता चल गया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं, यानी पहले आपको डिस्प्लेसमेंट डेल्टा 11 निकालना है, डेल्टा 12 निकालना है, या थीटा 11 थीटा 12। अब ये सब बोल नहीं सकते डेल्टा, क्योंकि मोमेंट पे लगा हुआ है, तो कुछ थीटा होगा कुछ डेल्टा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही बोलते हैं हम लोग, F11 निकालना है, F12 निकालना है, F21 और F22 निकालना है, ठीक है। ध्यान रखना, जेथ जो कोऑर्डिनेट है ना, जेथ कोऑर्डिनेट आपका चेंज नहीं होने वाला। जो Fij आपने कर रखा है, Fij में J अनचेंज है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अगर लोडिंग आपने यहाँ पे लगा रखी है तो यहीं पे रहेगी, आई आपका चेंज होगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपका ये 11 और 21 है, तो उसका मतलब लोड आपका 1 पे लगा हुआ है, तो आपने चेक किया 1 पे डिस्प्लेसमेंट, लोड आपका अगेन 1 पे लगा हुआ है, लोड चेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे चेक किया आपने? 2 पे, ठीक है। और प्रोसीजर में आपने क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट लिखा कि अगर आपने कहीं पे लोड लगा रखा है तो समझ लो दूसरी जगह पे आपका कोई, मतलब आपको लोड वोड कुछ नहीं लगाना। यानी अगर आपने वो कोऑर्डिनेट 1 की बात कर रहे हो तो यूनिट फोर्स आप कोऑर्डिनेट 1 पे लगाओ, 2 पे कोई मतलब नहीं, 2 को फ्री छोड़ दो उसके बाद, ठीक है। ऐसे आपको काम करना है यहाँ पे। तो देखिए, जब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इसमें आप बनाओगे तो दो कॉलम पे बनेगी। पहला आप निकालोगे F11 F21 और दूसरा निकालोगे F12 F22, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखना इसका। सबसे पहला स्टेप 1 में आपका बनेगा कॉलम 1। स्टेप 1 में कॉलम 1 सॉल्व होगा। कॉलम 1 में आपको पता है कि कोऑर्डिनेट 1 पे आपको डिस्प्लेसमेंट देना है, ठीक है। कॉलम 1 पे यानी कोऑर्डिनेट 1 पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट 1 पे आप डिस्प्लेसमेंट दोगे, इसका मतलब देखिए ये बीम है, आपने डिस्प्लेसमेंट दिया यूनिट अमाउंट से इस कोऑर्डिनेट, ठीक है। 1 यूनिट का आपने लोड लगा दिया यहाँ पे, और ये कोऑर्डिनेट 1, दिस वन इज कोऑर्डिनेट 1, और इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। ऑब्वियसली बात है, जब इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो स्लोप जीरो एंड यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। दिस वन इज डेल्टा, दिस वन इज डेल्टा, ठीक है। ये लेंथ L है, और ऑब्वियसली बात है इस लोड, यूनिट लोड की वजह से यहाँ पे स्लोप भी कुछ ना कुछ आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक तो डेल्टा आया डिस्प्लेसमेंट की वजह से, और एक आया यहाँ पे स्लोप। और ये स्लोप आपका डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है, स्लोप की हमेशा डायरेक्शन बनानी है, क्योंकि आपका ये जो भी ऑर्डिनेट आएगा F11 F21, ये आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो नेगेटिव कैसे होंगे पॉजिटिव कैसे होंगे बाद में देखेंगे अभी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये स्लोप आपका थीटा निकल के आ गया, दिस वन इज थीटा, ठीक है। इतना डिप्लेटेड शेप का आपको क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब इनकी वैल्यूज आपको पता ही है, डेल्टा की वैल्यू कितनी है? डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी P_L³ या 1 × L³ अपॉन 3EI, यानी ये निकल गया आपका L³ अपॉन 3EI। और अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 × L² अपॉन 2EI, ठीक है। यही हो जाएगा आपका L² अपॉन 2EI, ठीक है। थीटा एंड डेल्टा आपने निकाल दिया। अब इतना भी आपको पता है, दो डिस्प्लेसमेंट निकल रखे हैं यहाँ पे, तो एक तो F11 है, एक F21 है, ठीक है। एक F11 है, एक F21 है, वही चीज है आपको पहचानना, ये पहचानना आना चाहिए। अगर पहचान गए तो समझ लो आपका काम बन गया, ठीक है। तो यही चीज है मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ये निकालना निकालना तो ये चीज आपको पहले से आता है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। काम क्या है? F11 और F21 को पहचानना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब डेल्टा और थीटा यहाँ पे पहचानोगे आप, सबसे पहला देखिए यूनिट जो कोऑर्डिनेट 1 है, ये कोऑर्डिनेट 1 में यूनिट फोर्स आपको लगा, मतलब फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट 1 में अगर आपको फोर्स दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। कोऑर्डिनेट 2 पे आपको क्या दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट 2 पे मोमेंट दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट होगा यहाँ पे? स्लोप, ठीक है।
अभी आपने कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट कहाँ अप्लाई कर रखा है, 1 पे, तो 1 की वजह से 1 पे क्या आएगा, डेल्टा, 1 की वजह से 1 पे क्या आएगा, डेल्टा, यानी 1 की वजह से 1 पे क्या आएगा, डेल्टा, यानी दिस वन इज F11, बोल सकता हूं मैं इसको F11, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है F21, यानी 1 की वजह से 2 पे, 1 यूनिट फोर्स की वजह से 2 पे डिस्प्लेसमेंट, तो 1 की वजह से 2 पे क्या आएगा आपका, 2 पे हमेशा स्लोप आएगा, स्लोप की डायरेक्शन, अब 2 पे देखिए कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, एंटी क्लॉकवाइज, स्लोप क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका F21, ठीक है। ये पहचानना आपको आना चाहिए कि इतना ध्यान रखना है कि जहां पे फोर्स लगा हुआ है वहां पे हमेशा डिफ्लेक्शन आएगा, जहां पे मूवमेंट लगा हुआ है वहां पे हमेशा स्लोप आएगा। उसके बाद आइए मैट्रिक्स पे, देखिए जब यूनिट फोर्स आपने 1 पे लगाया तो 1 पे क्या आएगा, 1 पे हमेशा डिफ्लेक्शन आएगा, ऑब्वियसली बात है। फिर सेकंड आप चेक करिए कि 2 पे क्या आएगा, जब आपने लोड 1 पे लगा रखा है तो 2 पे क्या आएगा, तो 2 पे हमेशा क्या आएगा, स्लोप। और यहाँ पे दोनों चीजें निकलने की आपकी डेल्टा एंड थीटा, तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया F11, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका F22, ठीक है, इजी है, किसी को दिक्कत यहाँ पे, दोबारा समझाना है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए स्टेप 1 आपका सॉल्व हो गया, अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड कॉलम आपको सॉल्व करना है, कॉलम 2, अब आपको सॉल्व करना है यहाँ पे कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 2 के लिए अगेन आपको यही कैंटिलीवर बीम बनेगी, ठीक है, दिस इज द कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम में आपको क्या करना है, अब मोमेंट लगा हुआ है, अब मोमेंट लगा हुआ तो यूनिट मोमेंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट 2 पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट 2 पे आपने, दिस इज कोऑर्डिनेट 2, और इस कोऑर्डिनेट 2 पे आपने अप्लाई कर दिया अब यूनिट अमाउंट से मूवमेंट, दिस इज द यूनिट मोमेंट एट कोऑर्डिनेट 2, सॉरी, ठीक है, यूनिट मोमेंट एट कोऑर्डिनेट 2 आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब यूनिट मोमेंट आप लगाओगे यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, मोमेंट की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा अगेन, ठीक है। ये डिफ्लेक्टेड से जहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली आपका आगे की ओर जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डेल्टा यहाँ पे आएगा, कुछ ना कुछ डेल्टा आएगा, और सिमिलर वे में कुछ ना कुछ यहाँ पे थीटा भी आएगा, ठीक है, स्लोप भी आएगा, डायरेक्शन अगेन आपकी यही रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेल्टा की, तो डेल्टा यहाँ पे हो जाएगा आपका ml² अपॉन 2EI, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डेल्टा ml² अपॉन 2EI, तो m आपने यूनिट रखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका L² अपॉन 2EI, ठीक है। सिमिलर वे अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हाँ, ml अपॉन EI, दिस इज ml अपॉन EI, यानी ये हो जाएगा आपका L अपॉन EI, तो ये हो जाएगा आपका L अपॉन EI, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, अब आपको ऑर्डिनेट पहचानने हैं कि कौन सा किस में है, ठीक है। अभी आपने ध्यान रखना है कहाँ पे लगा रखा है यूनिट मोमेंट, आपने 2 पे लगा रखा है, तो 2 की वजह से 2 पे यूनिट मोमेंट, जब आपने 2 पे लगाया, जब आपने यूनिट मोमेंट 2 पे लगाया, तो 2 की वजह से 2 पे क्या आएगा, थीटा, हमेशा मोमेंट लगा हुआ है, 2 की वजह से 2 पे क्या आएगा, थीटा, यानी दिस वन इज F22, ठीक है। दूसरा जब आपने यूनिट मोमेंट 2 पे लगाया तो 1 पे क्या आएगा, ऑलवेज डिफ्लेक्शन, 1 पे आपका यूनिट फोर्स लगा हुआ है, हमेशा क्या आएगा, डिफ्लेक्शन, तो ये हो जाएगा आपका F12, F12, ठीक है। बन गई ना मैट्रिक्स आपकी, मैट्रिक्स बन के आ गई, तो ये मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे, पहला F11 आपका बना L³ अपॉन 3EI, L³ अपॉन 3EI, ठीक है। दूसरा आपका 2 1 ना, 2 1 आपका आ गया L² अपॉन 2EI, L² अपॉन 2EI, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो टर्म आया दैट विल बी L² अपॉन 2EI, और ये आ गया आपका L अपॉन EI। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो कि आपने यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है। अब अपनी प्रॉपर्टीज अगर आप चेक करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट आपके नॉन जीरो है, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट F12 और F21 आपके सेम है, यानी सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी आपकी मैट्रिक्स की मैच कर गई। किसी को दिक्कत यहाँ पे, दोबारा समझाऊं कोई तो कर लो फिर।
ठीक है 3/3 की सॉल्व करते हैं एक मैट्रिक्स। क्वेश्चन का क्या ये है 1 1 2 and 3। दिस वन इज 1 2 and 3। तो 1 पे क्या है एक्सियल डिफॉर्मेशन, 2 पे वर्टिकल डिफॉर्मेशन, 3 पे यूनिट रोटेशन। ठीक है 3 पे रोटेशन आपका, ये चीजें हैं। अब देखिए 3 कोऑर्डिनेट आ गए, इसका मतलब जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी इस केस में दैट मैट्रिक्स ऑफ 3/3। तो पहले मैट्रिक्स ही बना लिया करो ताकि आपको इजी पड़ेगा। ठीक है ये हो जाएगा आपका F11, दिस वन इज F12, F13, F21, 22, 23, F31, F32 और F33 आपकी ये मैट्रिक्स बन के आ गई 3/3 की। ये बनने वाली आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स हमारी ये बनने वाली है। ठीक है तो सबसे पहला क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट 1 पे आपको यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है और फोर्सेस निकालने हैं 1 2 3 पे। उसके बाद सेकंड कॉलम जब आप सॉल्व करोगे तो कोऑर्डिनेट 2 पे, जो कि आप मैंने बोला जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। ठीक है कोऑर्डिनेट 2 पे आपको क्या देना है यूनिट डिस्प्लेसमेंट और निकालना है 1 2 3 पे डिस्प्लेसमेंट, यूनिट फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है इसके बाद आपका थर्ड आपका है कोऑर्डिनेट 3 पे आपको डिस्प्लेसमेंट देना है और आपको सॉरी कोऑर्डिनेट 3 पे आपको यूनिट फोर्स लगाना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है 1 2 3 पे। ठीक है ये चीज आपको करनी है। यहाँ पे कैमरा यहाँ पे कुछ हो गया, वेबकैम यूटिलिटी, एक सेकंड रुकिए आ जाएगा कोई। ठीक है ना ठीक है कभी कभी जैसे एग्जाम में आपसे पूछता है कि F12 निकालिए F21 निकालिए, तो आप ध्यान रखना जिससे इजी पड़ेगा वो निकालने, दोनों वैल्यू सही सेम आने वाली है। जैसे प्रीवियस ईयर एक जगह इन्होंने ईएस में क्वेश्चन पूछ दिया था ऐसे कुछ। ठीक है मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया था जिससे इन्होंने एक ऑर्डिनेट यहाँ बना दिया। ठीक है एक ऑर्डिनेट यहाँ बना दिया यानी 1 2 करके कुछ ऐसा कर दिया और ये बीम यहाँ से कुछ दे दी जो भी है। ठीक है इन्होंने बोला F12 निकालिए। ठीक है यानी आपको यूनिट लोड 2 पे लगाना है और 1 पे निकालना है। तो आप इतना टफ क्यों करो, आप 1 2 1 निकाल लो ना सीधे 2 1, यानी यूनिट लोड आपका लगा हुआ यहीं पे है और निकाल लो अगला वाला। तो ये इजी पड़ेगा आपके लिए, PL³/3 EI। ठीक है ये जो भी होगा PL³/3 EI प्लस PL²/2 EI इंटू जो भी हो गई डिस्टेंस L/2, अगर ये है L/2 ये L है ये L/2, ये इजी पड़ गया देखो। ठीक है P की जगह 1 रख दो।
तो ऐसे आपको काम करना है, थोड़ा सा काम मिनिमाइज कर लेना अपना ताकि इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो F21 यानी 2 पे लगा के 1 पे निकालने से अच्छा 2 पे अगर 1 पे निकालोगे इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, यहाँ पे मोमेंट और लोड ट्रांसफर होगा, क्या पता गलती हो जाए कहीं पे आपसे, ठीक है। इससे अच्छा ये ट्रांसफर ही कुछ नहीं करना, अगर F12 निकालोगे तो 1 पे यूनिट लोड लगाओ, डायरेक्टली ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी इजी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आपके, ज्यादा टफ नहीं बनते उसमें। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए अगला 3/3 का। पहला हम लोग यहाँ पे स्टेप 1 में कॉलम 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 हमें सॉल्व करना है कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 यानी ये वाला F11, F21, F31, यानी यूनिट लोड आपको कहाँ लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 1 पे। फोर्स लगा हुआ है तो यूनिट लोड लगाओगे, मोमेंट होगा तो यूनिट मोमेंट लगाओगे आप, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहला आपका ये मैट्रिक्स है, ठीक है। बीम देखिए, इस केस में आपको देना यूनिट अमाउंट से लोड देना यहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट 1 है ये, मैं गोले में करूंगा तो समझ जाना कि कोऑर्डिनेट 1 पे हमने यूनिट अमाउंट से क्या लगा रखा है, लोड लगा रखा है। बाकी और कोऑर्डिनेट को अनडिस्टर्ब, कुछ नहीं करना, उन्हें छोड़ देना, उन्हें 2 और 3, ठीक है। जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपने जब आपने यूनिट लोड लगाया यहाँ पे, तो पहला देखिए, पहला यहाँ पे आपको क्या निकालना है, F11 निकालना है। दूसरा आपको यहाँ पे F21 निकालना है। तीसरा आपको यहाँ पे F31 निकालना है, ठीक है। तो जरा देखिए, जब 1 पे आपका लोड लगा हुआ है, यानी जब आपका लोड 1 पे लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे कैलकुलेट करना है, 1 पे करना है। इसका मतलब देखिए, एक्सियली डिफॉर्म होगा, ये फ्री एंड है, ऑब्वियसली बात है। और एक्सियल डिफॉर्मेशन की वैल्यू आपको पता ही है, PL/A, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका F11 इक्वल टू Δ11 इक्वल टू PL/A, और P की जगह आपको यूनिट लोड रखना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका L/A, दिस इज यूनिट। तो ये हो जाएगा आपका F/A, ठीक है, L/A। उसके बाद देखिए, अब 1 पे जब आपने लोड लगा रखा है, जब आपने लोड 1 पे लगा रखा है, तब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 पे। क्या कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा जब आपने एक्सियली लोड लगा रखा है? ऑब्वियसली बात है, ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, दिस वन इज जीरो। अगले केस में भी आपको वही करना है कि 1 पे लोड लगाना है आपको, और थर्ड पे, क्या कोई थर्ड पे कोई रोटेशन आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कितना हो गया आपका, जीरो। ये बन गया पहला कॉलम, ठीक है। बहुत इजी इजी बनते हैं, देखिए टफ नहीं है इतना ज्यादा भी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। दूसरा हमें करना है स्टेप नंबर 2, जिसमें हमें कॉलम नंबर 2 सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 में आप सॉल्व करेंगे कॉलम 2। अभी तो वैसे तो आप एग्जाम वाइज तो F31 निकल गया, तो आपको ऑब्वियसली बात है, आपको पता चल गया F13 भी निकल गया, ठीक है। लेकिन हम लोग पूरा ही सॉल्व करेंगे अभी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। स्टेप 2 में अगर आप देखोगे, तो स्टेप 2 में यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा, हाँ एक सेकेंड रुकिए इसको, ये आपका अब 2 कौन सा है, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी इसी डायरेक्शन में आपको क्या लगाना है, यूनिट अमाउंट में लोड लगाना है, और कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये 2 है, ठीक है। लेंथ इसकी L है, यहाँ पे भी लेंथ इसकी L है, ठीक है। अब इस केस में देखिए, अगेन आपका वही जो पिछला केस आपका बन के आया था, सेम बीम बन गई है, ठीक है। यानी जब आप यहाँ पे डिफॉर्मेशन शो करोगे इसका, तो एक तो ये डिफॉर्मेशन आ गया, यहाँ पे एक स्लोप आएगा जो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक डिफॉर्मेशन आएगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन पे ही जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे कितना, दैट विल बी 1 इंटू L3/3 EI। तो ये हो जाएगा आपका L3/3 EI, ठीक है। और अगर मैं बात करूं थीटा की यहाँ पे, तो ये थीटा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 इंटू L²/2 EI, या ये हो जाएगा आपका L²/2 EI, ठीक है। L²/2 EI, ठीक है। अब हमारे जो ऑर्डिनेट्स जो हमें निकालने हैं यहाँ पे, ये ऑर्डिनेट आपके इस कॉलम में निकलेंगे, एक तो F12, दूसरा निकलेगा F22, तीसरा निकलेगा F32। ये सारे ऑर्डिनेट निकलने वाले हैं, ठीक है। यानी पहले वाले केस में जरा देखिए आप, पहले वाले केस में यूनिट लोड आपने 2 पे लगा रखा है, डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए 1 पे। क्या इस फिगर में कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। कितना हो गया ये, जीरो। सेकेंड वाले केस में देखिए, अब F22, यानी जब आपने यूनिट लोड 2 पे लगा रखा है, जब आपने यूनिट लोड 2 कोऑर्डिनेट पे लगा रखा है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे चाहिए, 2 पे ही चाहिए। तो 2 पे आपका क्या है, फोर्स है ना, 2 पे फोर्स है, तो क्या आएगा ये, डेल्टा। तो डेल्टा आपका हो जाएगा दैट इज F22, ठीक है। तीसरा आपका आ जाएगा यहाँ पे, जो हो जाएगा L3/3 EI, L3/3 EI, ठीक है। अगला देखिए आप, आपने यूनिट लोड 2 पे लगा रखा है, यूनिट लोड 2 पे लगा रखा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे चाहिए, 3 पे। 3 पे क्या है, मोमेंट है, मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, मोमेंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि स्लोप आपका क्या है, दैट विल बी F32। लेकिन जरा देखिएगा यहाँ पे कि मोमेंट की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है, लेकिन स्लोप आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव, ये चीजें ध्यान रखनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
एग्जाम में गलती हो जाएगी, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, तो ये क्या हो गया आपका F32 जो आपका निकल के आ गया, दैट F32 विल बी माइनस ऑफ L क्यूब अपॉन L स्क्वायर अपॉन 2EI, 2EI, ठीक है, दो कॉलम सॉल्व हो गए। अगला हम लोग देखेंगे, अगर नेक्स्ट कॉलम के लिए मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको अगर होती जगह, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 देखिए, स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, अब यूनिट मोमेंट आपको क्लॉकवाइज लगाना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में, ठीक है, कॉलम थर्ड सॉल्व होगा जहाँ पे आपको यूनिट फोर्स 3 पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका, और यहाँ पे आपने लगा दिया यूनिट अमाउंट से फोर्स, ठीक है। एल आपकी लेंथ है सेम ही रहने वाली जो कि, अब देखिए अगर आप इसका डिफॉर्मेशन बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है स्लोप जीरो, स्लोप यहाँ पे जीरो, और यहाँ से डिफॉर्मेशन जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। तो ये आपका एक स्लोप आ गया दैट इज क्लॉकवाइज,